हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 4 सितंबर 2020। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कुछ ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ ऐप्स को बैन कर दिया गया है, यह बताकर कि ये सारे ऐप्स हमारे देश के लिए खतरनाक हैं। तो वो कितने ऐप्स को बैन किया गया है, वो है 118 ऐप्स को बैन किया गया है। ओके, इस 118 ऐप की सूची में बहुत सारे लोगों का प्यारा गेम था पबजी, उसको भी बैन कर दिया गया है। इस 118 ऐप की सूची में पबजी गेम भी शामिल है, जिसे बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उसके बाद मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप करंट अफेयर को क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों नहीं कराते, क्वेश्चन के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में क्यों नहीं कराते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में कराने से करंट अफेयर के सारे फैक्ट्स अच्छे तरीके से, उन सारे पहलू को समझाने का मौका नहीं मिलता है, सारी चीजों को बताने का मौका नहीं मिलता है। अगर यहाँ से पूछा जाए, मान लेते हैं कि अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो करंट अफेयर दिख रहा है, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने ऐप्स को बैन किया गया है, तो आप बता दोगे कि 118 ऐप को बैन किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि यह किस धारा के तहत या किस कानून के तहत इस सारे ऐप्स को बैन किया गया है, तो आप क्वेश्चन नहीं बता पाओगे। आप जान रहे हो कि 118 ऐप को ब्लॉक किया गया है, लेकिन इसके अलावे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस धारा के तहत या किस कानून के तहत इस सारे ऐप्स को ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए मैं इन सारे कोई भी करंट अफेयर्स है तो मैं उसे क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं ला पाता हूँ, नहीं लाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ हमें क्विज करना चाहिए, क्विज देना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए, या कोई भी टेस्ट देना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि किस करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक करंट अफेयर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर आपका जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में जब करंट अफेयर आता है, तो उसे एक या दो क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाता है। लेकिन जब मैं इस तरीके से लाता हूं करंट अफेयर, तो इससे आप दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे किस मंत्रालय ने इसे ब्लॉक किया, किस मंत्रालय ने इसे बैन किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बैन किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कितने ऐप्स को बैन किया गया, तो 118 ऐप्स को बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए क्वेश्चन, कि किस धारा के तहत, किस कानून के तहत इन सारे ऐप्स को बैन किया गया है, तो फिर क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए मैं इस तरीके से करंट अफेयर बताता हूं, और आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट का मैं व्यवस्था कर दिया हूं, ताकि आप करंट अफेयर पढ़ने के बाद, समझने के बाद ऑनलाइन टेस्ट जरूर दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे दें ताकि आपको ये सारे करंट अफेयर्स अच्छे से याद हो जाए। ओके, और ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग करंट अफेयर की तरफ। तो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये याद रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत जो सूचनाएं दी गई हैं, उसके तहत 118 ऐप्स को ब्लॉक किया गया है या बैन किया गया है। तो हमें यहां से याद क्या रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69, धारा 69 के अंतर्गत ये सारे ऐप्स को बैन किया गया है। ओके, तो ये करंट अफेयर पूरा क्लियर हो गया होगा, क्यों बैन किया गया है, खतरा है हमारे देश के लिए, हमारे देश का इंफॉर्मेशन दूसरे देशों में जा सकता है। ओके, किस मंत्रालय ने बैन किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैन किया है। तो इतना कुछ क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं।
कौन सा करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसके अंतर्गत उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी 5 भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं बनाई गई हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी होंगी, तो वो 5 भाषाएं हैं, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ये पांचों भाषा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल में ही ये कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ओके, तो इससे जुड़े कोई भी एक करंट अफेयर है तो उस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऊषा पाढ़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आपके लिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऊषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, पहली महिला हैं देश की जिन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि इस पद से राकेश अस्थाना जो थे, उन्हें बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया था कुछ दिनों पहले, 17 अगस्त को, आई थिंक कि 17 अगस्त को उन्हें, राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया था। तो उनके स्थान पर ऊषा पाढ़े, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं, उन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि पहली महिला है इस पद पर नियुक्त होने वाली और तीसरी आईएएस अधिकारी हैं। ओके, तो पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है ऊषा पाढ़े, जो कि पहली महिला है जिन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद भार सौंपा गया है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान को शुरू किया गया है। कौन सा अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। गंदगी भारत छोड़ो अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। तो बात आई है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टैटिक फैक्ट्स है जो हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से करंट अफेयर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ योजना बता रहा हूँ, वो आप याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। जैसे था युवा स्वाभिमान योजना चलाया गया था, उसके बाद संबल योजना, फिर जीवन शक्ति योजना चलाया गया था, उसके बाद जीवन अमृत योजना चलाया गया था। नेक्स्ट आपका चलाया गया था मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद चलाया गया था एक और योजना था कोविड 19 से रिलेटेड, मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना, ये भी चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद कुछ ऐप था जो लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसे रोजगार सेतु ऐप, चरण पादुका ऐप, टॉप पेरेंट ऐप, ये सारे ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और एक कैंपेन था चलाया गया था रोको टोको कैंपेन, आपको याद होगा रोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, रोको टोको कैंपेन, उसके बाद हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन,
ये चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और है थैंक मॉम, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, उसके बाद किल कोरोना कैंपेन भी चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है रीवा के अंदर। रीवा कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर रीवा में 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। और एक और कैंपेन था इंतजार आपका, कैंपेन चलाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। ये सारी चीजें हैं जो हमें मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना चाहिए। और एक और था एफआईआर आपके द्वार, एफआईआर आपके द्वार, ये भी चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सारे करंट अफेयर हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं और हमें याद रखना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश संबंधित है और हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। ये सारे थे करंट अफेयर और हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। तो मैप में आपको पता ही होगा कि मैप में मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश का। ओके, तो इसके बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आपको बताना है कि आनंदीबेन पटेल एक और राज्य की राज्यपाल हैं, तो वो कहाँ की राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश को छोड़कर एक और प्रदेश की राज्यपाल है, वो कहाँ की राज्यपाल हैं? आनंदीबेन पटेल। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है, कमेंट में आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, यहाँ की राजधानी है भोपाल, जिलों की संख्या है 52, जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीट है यहाँ पे 230। यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये तो याद रखना ही चाहिए आप लोगों को, जैसे कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़, माधव, संजय आदि। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस प्रदेश में, तो ये सारे मध्य प्रदेश में है। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 48 नंबर पे पहुंच गया है किस सूचकांक में? वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। यह 50 शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। तो फर्स्ट देश कौन है? सबसे शीर्ष पर रहने वाला देश कौन है? तो वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड इस रैंकिंग में शीर्ष पे है। शीर्ष 5 देशों की बात की जाए तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड है। तो यहाँ से हमें याद रखना है स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है और भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 48th रैंक है। भारत मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वह है वीके यादव। वीके यादव को प्रमोशन मिला है। वीके यादव को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। पहले ये चेयरमैन थे वीके यादव, रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन थे वीके यादव। अब इन्हें सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड का बना दिया गया है वीके यादव को। ओके, आप लोग जानते हैं केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं वीके यादव जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो यहां से याद रखना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है जो कि है लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शामिल किया गया है। तो यहाँ से हम लोग जान लेते हैं लद्दाख के बारे में कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है राधा कृष्ण माथुर।
ये याद रखना है, राधा कृष्ण माथुर। और अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। ये दोनों नाम तो जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा और लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख की कैपिटल क्या है, तो वो है लेह और कारगिल। लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो वो है कावारती। और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ये हर साल मनाया जाता है, 1982 से लगातार हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ से याद रखना है हमें, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो वह है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी कौन है, तो ये है महिला और बाल विकास मंत्री। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब होता है, तो वो होता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। और आपको पता होगा, एक दो दिन पहले मैंने करंट अफेयर में बताया था कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया है कि सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। पोषण माह के रूप में पूरे महीने को मनाया जाएगा। ओके, सितंबर 2020 को। तो ये भी याद रखना है फैक्ट्स को। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये देख लेते हैं हम लोग इसको। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा एक नई पहल के द्वारा पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, ये जरूर याद रखना है आपको, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है एम वीर लक्ष्मी को। एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इन्हें 108 एम्बुलेंस, 108 नंबर का जो एम्बुलेंस होता है, 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर किस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखना है क्या, कि तमिलनाडु सरकार द्वारा। एक और हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे तमिलनाडु से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है, सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल स्थापित की है कैलाश मानसरोवर में। तो आपको पता है कि इस कैलाश मानसरोवर के पास भारत और चीन की सीमा लगती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने यह मिसाइल स्थापित की है मानसरोवर के पास, कैलाश मानसरोवर के पास, सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, तो यहाँ से आपको याद रखना है चीन का नाम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। मैप के अंदर तमिलनाडु कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल दक्षिणतम छोर पे है, ये रहा तमिलनाडु। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है तमिलनाडु। इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री है E.K. पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित और राजधानी है चेन्नई। यहाँ जिलों की संख्या है 33 और लोकसभा सीट की संख्या है 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। ओके, जरूर से जरूर याद रखेंगे आप। विधानसभा सीटों की संख्या है 235 और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे है मुखुर्ती, मुडुमलाई, इंदिरा गांधी, अनामलाई, गिंडी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है परमाणु संयंत्र की बात करें, एटॉमिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो ये क्या है, कहाँ पे है, कौन कौन सा है, ये है कुडनकुलम। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो कामुथी सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। उसके बाद बंदरगाह, कौन कौन से बंदरगाह है यहाँ पे, तो ये है चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है यहाँ पे। उसके बाद एन्नौर पोर्ट है, एन्नौर बंदरगाह है।
तमिलनाडु में। और कुछ लोक नृत्य है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे है? तो ये होता है तमिलनाडु में। उसके बाद बहुत सारे उसके अलावे भी है, जैसे थपट्टम है, करगाटम है, उसके बाद है बोमालट्टम है, पपेट डांस है, ओलियट्टम है, कुम्मी है, बाम्बर डांस है, चक्काई अट्टम है, नेक्स्ट है दवारा अट्टम है, पराई अट्टम है। ये सारे फोक डांस लोक नृत्य कहाँ पे होते हैं? तो ये सारे होते हैं तमिलनाडु में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। त्योहार है पोंगल, थाईपुसम, थाईपुसम और जल्लीकट्टू। उसके बाद है नट्यांजलि डांस। ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये तो थे तमिलनाडु से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को जो आपको याद रखने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार 4 बार इसको जरूर पढ़ लीजिए। ओके, तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। यह है नेपाल, भारत, चीन और रूस। इसमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू।